नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम दौसा जिले में संपन्न कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही फिजिक्स से रिलेटेड आगे भी वीडियोज मिलते रहें। विद्यार्थियों, हम आपके लिए जल्द ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और आंकिक प्रश्नों का एक संकलन लेकर आएंगे। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल से अवश्य जुड़े रहिए ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले खंड में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। विद्यार्थियों, निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। अब आप यहाँ से इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर भी 64 है। फिर आगे देखिए, इनमें 10⁻⁻11, इसमें 10⁻⁻12 और मात्रक भी देख लीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसका आंसर बी पार्ट होगा। इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें पूछा है निम्न में विद्युत विभव की विमा है। देखिए, विद्युत विभव को हम W/Q से लिखते हैं, तो V की विमा वही होगी जो W/Q की विमा होगी। V की विमा होती है W/Q की विमा। W यहाँ पर कार्य है और कार्य की जो विमा है m1 L2 T-2 होती है और Q यहाँ पर आवेश है जिसकी विमा A1 T1 होती है। तो फाइनली जो इसकी विमा आएगी विभव की m1 L2 T-3 A-1 होती है। ऑप्शन में देखेंगे m1 L2 T-3 A-1। ऑप्शन ए में मुझे सही लग रहा है, m1 L2 T-3 A-1 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से ध्रुवीय अणु का उदाहरण है। तो देखिए, ध्रुवीय अणु यहाँ पर HCl होता है, H+ और Cl- के रूप में इसके दोनों आयन मौजूद होते हैं। तत्पश्चात जो HCl है वो एक ध्रुवीय अणु होता है। चौथे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मीटर सेतु का तार बना होता है। तो मीटर सेतु का जो तार होता है वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंटन ऑप्शन में दे रखा है। तत्पश्चात इसमें ब ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ गाउस के इक्वल होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है B/A। तो यहाँ पर B का मात्रक होता है टेस्ला, ए यहाँ पर क्षेत्रफल होता है जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, जिसे हम वेबर कहते हैं। तत्पश्चात चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो वेबर हमें प्राप्त होगा। सातवें क्वेश्चन में हमें एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर बता रखी है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये हमारे पास में एक रिलेशन होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे में 2। तो F बराबर 60 बट्टे में 2 बराबर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंस की क्षमता जिसे और फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध होता है। तो लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम की इक्वल होती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए, हमें एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में पूछा गया है कि नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान बताइए यदि दिखाया गया एमीटर शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श एमीटर है। तो देखिए, एक बार
अब देख लीजिए, हमें डायग्राम में दे रखा है एक 3 ओम का रेजिस्टेंस। ये जो एमीटर हमें दे रखा है, इसका जो प्रतिरोध है वो 0 है। इसका प्रतिरोध कितना है? 0 है। हमें इसमें से पूछा है कि धारा का मान कितना होगा। तो देखिए, इस परिपथ में से बहने वाली धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल, तो विभवांतर बट्टे में प्रतिरोध। तो यहां से आप देखेंगे धारा I बराबर विद्युत वाहक बल E से, प्रतिरोध को R से, E का मान हमें 3 दे रखा है, R का मान 3 दे रखा है, तो यहां पर धारा 1 एम्पीयर की प्रवाहित होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें पूछा है 10वें क्वेश्चन के अंदर कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान रहता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में देखिए, हमें चित्र में एक कार्बन प्रतिरोध दे रखा है। कार्बन प्रतिरोध मैं आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में है कार्बन प्रतिरोध, और इस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होगा ये हमें पूछा है। एक बार इस कार्बन प्रतिरोध के रंग देख लीजिए, कौन कौन से रंग हैं इसके ऊपर। पहला जो रंग है वो हमारे पास में है पीला, फिर भूरा, फिर बैंगनी, और फिर अंत में है सुनहरा। तो देखिए, इसमें रंगों का जो क्रम है वो मैं बीबी रॉय वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करूंगा। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ से आप देख लीजिए पीला, तो ये 1 है, ये 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, पीले कलर के लिए 4 आ गया, उसका गुणक सार्थक अंक। फिर भूरा, तो ब्लैक इसके लिए 1 आ गया है। फिर इनटू में बैंगनी जो कि 7 नंबर पर है, तो 10 की घात 7 आ गया। फिर प्लस माइनस सुनहरा, तो वो 5% आ गया है। तो इतना ओम का रेजिस्टेंस है ये। 12वें क्वेश्चन में हमें विद्युत क्षेत्र और चुंबक के क्षेत्र से गुजरने वाले आवेशित कण पर लगने वाले लोरेंज बल का सूत्र पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर विद्युत बल Fe बराबर Q इंटू E के रूप में लगता है। चुंबकीय बल, इसको हम Fm से पुट कर रहे हैं, Q V क्रॉस B की फॉर्म में लगता है। और देखिए यहाँ पर कुल बल की बात करें तो कुल बल को हम लोरेंज बल कहते हैं, और जो लोरेंज बल है वो इन दोनों बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर? तो यहां से F वेक्टर बराबर आ गया Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां से हम Q कॉमन ले लेते हैं, E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम लिखिए। हमें फैराडे के नियम का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड जो पहला नियम है वो लिखना है। प्रथम नियम देखिए क्या कहता है कि किसी कुंडली से संबंधित, किसी कुंडली या आप ले सकते हैं कोई परिपथ भी ले सकते हैं, परिपथ से संबंधित जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्लियर? यह है फैराडे का पहला नियम। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। मतलब हमें एल की यहाँ पर डेफिनेशन पूछी है। एक बार देखिए, मैं एल की डेफिनेशन के लिए एक फॉर्मूला कि किसी कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरण की घटना के कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता माइनस में L di बाई dt। यहाँ से मैं इस L बराबर पुट कर सकता हूँ E बट्टे में माइनस में di बाई dt। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि di बाई dt बराबर यदि मैं 1 एम्पियर प्रति सेकंड ले लें तो L बराबर हमारे पास में आ जाएगा माइनस में E। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ से इसी फॉर्मूले के जरिए ही मैं इसकी डेफिनेशन पुट कर रहा हूँ L की, कि किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व कहलाता है। देखिए क्या है, किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा परिवर्तन के कारण, प्रति एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण, प्रति एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरकत्व कहलाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें अगले क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं हमें बता रखी है 9 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 2 पिकोफैरड, और तीनों समांतर क्रम में संयोजित है। तीनों ही जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, इसे हम C1, C2, इसको हम C3 ले लेते हैं। तो देखिए समांतर क्रम में तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं की योग के बराबर होती है। तो यहाँ से 9 पिकोफैरड प्लस 3 पिकोफैरड प्लस 2 पिकोफैरड और कुल मिलाकर हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 14 पिकोफैरड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है कि सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए और सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल, कुल आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है कि किसी बंद परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूँ, समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसकी डेफिनेशन क्या है कि जैसे ये हमारे पास में कोई सेल है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड है, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से इसको हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है। तो किसी प्रति एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में चक्कर लगाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है।
विद्यार्थी यहाँ पर आप ध्यान देंगे सेल के विद्युत वाहक बल को हम ई से पुट करते हैं, और यदि पूरे के पूरे परिपथ में पूरा एक क्लोज लूप में यदि हम किसी आवेश Q को चक्कर लगवाएं तो जो किया गया कार्य है W नेट के इक्वल होता है, तब सेल के विद्युत वाहक बल E को हम W नेट अपॉन में Q से पुट कर सकते हैं। हमें देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विद्युत वाहक बल और कुल आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मैं यहाँ पर सेलों का समांतर क्रम संयोजन आपके सामने रख रहा हूँ। ये हमारे पास में कुछ सेल हैं और इन तीनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं। इनके विद्युत वाहक बल E1, E2 तथा E3 हैं। हमने इनको श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है तथा इसको हमने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से संयोजित किया है। ये जो R है वो है बाह्य प्रतिरोध। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो तीनों ही प्रतिरोध है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। हमें पूछा है कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, तो ये कुल आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल, तो वो भी जो है इनके ऐड हो जाएगा, यहाँ से E1 प्लस में E2 प्लस में E3, और यदि इसी क्रम में और अधिक सेल जुड़े होते हैं तो व्यापक रूप में प्लस में डॉट 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 करके हम n तक ले जा सकते हैं। तो कुल विद्युत वाहक बल, कुल आंतरिक प्रतिरोध ये होगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनोन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए और दो समाक्षी प्रणालिकाओं के लिए अनोन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक भी व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे ये भी थोड़ा सा बड़ा ही क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर अनोन्य प्रेरकत्व की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि अनोन्य प्रेरकत्व है क्या। E बराबर होता है माइनस में M1 d फाई di अपॉन di2 अपॉन dt। पहली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक के बल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए इसी के आधार पर अनोन्य प्रेरकत्व को हम परिभाषित करते हैं M12 बराबर माइनस में E1 अपॉन di2 अपॉन dt कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पहली कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको हम अनोन्य प्रेरकत्व कहते हैं। और दो समाक्षी प्रणालिकाओं के लिए जो अनोन्य प्रेरण गुणांक होता है वो μ0 n1 n2 a इंटू में l के इक्वल होता है, जो कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाइए, इसकी कार्य प्रणाली, प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। विद्यार्थियों हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने बिंब का प्रतिबिंब, दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी है तो बिंब दूरी कितनी होगी। तो देखिए हमें यहाँ पर जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो माइनस में 98 सेंटीमीटर इस तरीके से दे रखी है कि ऐसे, तो फोकस दूरी इसकी इधर ही होती है, माइनस में होती है, और इधर ही हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यदि दर्पण के सामने इस तरफ यदि प्रतिबिंब प्राप्त होता है कि दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही प्राप्त होता है, दर्पण के सामने इधर हमने रख दिया तो इधर ही प्रतिबिंब यदि बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इधर हम प्रतिबिंब दूरी को माइनस में लेंगे कुल मिलाकर, तो ये माइनस में 100 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, जबकि बिंब दूरी हमें पूछी है। हम यहाँ पर दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देन यहाँ से देखिए 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v, 1/f तो माइनस में 98, माइनस में हमारे पास माइनस का 100, देन यहाँ से लघुत्तम हमारे पास में आ गया है। मैं यहाँ पर ऐसे सीधा ही लघुत्तम पुट कर देता हूँ
माइनस का हमारे पास में आ गया यहाँ पर 100 और यहाँ पर आ गया प्लस में 98 हमें प्राप्त हो चुका है। देन यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होने वाला है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि हमने लघुत्तम इतना लिखा है, तो ये हमारे पास में माइनस में 100 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर तो प्लस का साइन आएगा, इसमें हम 100 का भाग लगाएंगे तो 98 आ जाएगा। क्लियर, प्लस में आएगा तो माइनस का 2 रह गया हमारे पास में, माइनस का 2 बट्टे में 9800, तो u बराबर हमारे पास में आ गया है 9800 बट्टे में 2 माइनस में, तो ये हमारे पास में 2 का जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो 4900 सेंटीमीटर आ गया, बराबर माइनस में 49 मीटर में आ गया है। देखिए बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, बट आप इसको एक खुद भी विद्यार्थियों स्वयं भी करके देखना, कहीं कैलकुलेशन में कहीं कमी ना हो। चलिए हमें समझा दिया है इस क्वेश्चन को कैसे आपको सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। हमें पोटेंशियोमीटर की सहायता से दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, E1/E2 बराबर होता है L1 बट्टे में L2। आवश्यक चित्र बनाकर इसको हमें फाइंड आउट करना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक विभव मापी लेते हैं। ये हमारे पास में एक विभव मापी तार है, इसके प्राथमिक परिपथ में हम एक प्राथमिक सेल जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक हम कुंजी K लगा देंगे और एक धारा नियंत्रक यहाँ पर संयोजित कर दीजिए। इसके A सिरे से हम दो सेल यहाँ पर संयोजित करेंगे। एक का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है E2, और दोनों सेलों के जो धनात्मक सिरे हैं वो A से जोड़ने हैं और ऋणात्मक सिरे यहाँ पर हमें एक द्विमार्गी कुंजी से संयोजित करने हैं। अब जब इस द्विमार्गी कुंजी का जो मध्य वाला टर्मिनल है उसको हमें एक धारा मापी से जोड़ना है और उस धारा मापी को एक विसर्पी कुंजी J से संयोजित करना है। पहले जब अक्ष को बंद कर देंगे, मतलब अक्ष से जब धारा प्रवाहित होगी तब ये वाला सेल काम करेगा, और मान लिया कि हमारे पास में उस कंडीशन में जो संतुलित लंबाई है वो L1 है। तो देखिए इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो अक्ष L1 से लिखा जाएगा। ये हमारे पास में विभव प्रवणता की डेफिनेशन से है। अक्ष यहाँ पर विभव प्रवणता है, स्मॉल अक्ष यहाँ पर क्या है, विभव प्रवणता। क्लियर, विभव प्रवणता की डेफिनेशन यही कहती है कि V बट्टे में L, तो V यहाँ पर E1 के बराबर है, L यहाँ पर L1 के बराबर है। इसी प्रकार से अक्ष को हटा देंगे, Y को हम बंद कर देंगे। Y को बंद करने का मतलब है धारा प्रवाहित होगी, तो दूसरा सेल काम करेगा जिसका विद्युत वाहक बल हमने E2 लिया है। और यदि यहाँ पर अब की बार जो संतुलित लंबाई है वो यदि L2 प्राप्त हो तो E2 बराबर अक्ष L2 हमारे पास में जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 के अंदर हम 2 का भाग लगा देते हैं, तो E1 बट्टे में E2 बराबर आ गया अक्ष L1 बट्टे में अक्ष L2, और इसे हम E1 बट्टे में E2 बराबर L1 बट्टे में L2 से पुट कर सकते हैं। विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन देखेंगे। बायो-सावर्ट का नियम लिखिए और वृत्ताकार धारावाही पास की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें बायो-सावर्ट का नियम पुट करना है। dB इक्वल टू होता है μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वेयर के रूप में। हमें एक वृत्ताकार धारावाही पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड आउट करना है। B बराबर μ0 n I a स्क्वायर बट्टे में 2 a स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की घात 3/2। ये एक फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है जो कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमें इसके अथवा में एम्पियर का परिपथीय नियम पूछा है और अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा है। इसे भी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए जो 21वां क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कोई से भी 3 बिंदुओं पर टिप्पणी पूछी है।
चाहे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्रण विक्षेपण और दृष्टि दोष। कोई से भी 3 बिंदुओं पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए और विद्युत ध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है ये भी बता दीजिए। इसके अथवा में हमें गाउस का नियम पूछा है और अनंत विस्तार वाली समतल चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें इसमें पूछा है। अंतिम क्वेश्चन में देखिए, गाउस का नियम और अनंत विस्तार वाली समतल चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें पूछा गया है। तो विद्यार्थियों ये था, ये जो पेपर है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से जिले, दौसा जिले का पेपर था और काफ़ी आसान इजी क्वेश्चन था। इसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इधर उधर हमारे दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से इजी तरीके से इनको हम सोल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।